वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, मुंबई सागा, ये तमाम तरह की फिल्मों को आपने देखा होगा। जी हाँ, इन फिल्मों में यही दिखाया गया है कि कैसे 80 के दशक में मुंबई में क्रिमिनल वर्ल्ड का राज हुआ करता था, कैसे अंडरवर्ल्ड अपने हिसाब से शहर को चलाते थे और कैसे लोकल लोगों को परेशानी होती थी। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही डॉन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मुंबई को अपनी जागीर समझ लिया था। जो मन आता था वो करते थे, लेकिन अंत में जो इनके साथ हुआ वो इन्होंने भी नहीं सोचा था। तो चलिए आज हम आपको मुंबई के आज से 20-30 साल पहले कुछ डॉन से मुलाकात कराते हैं जिनके नाम से ही लोग कांप जाते थे। दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाजी मस्तान। दोस्तों कई लोग क्लेम करते हैं कि अमिताभ बच्चन दीवार फिल्म में जितने हैंडसम लगे उतने किसी में नहीं लगे। इसकी एक वजह हो सकती है वो आंखें जो उन्होंने दीवार में दिखाई थी, उनकी गहराई शायद और किसी रोल में नहीं आई। ठीक यही बात बाद में अजय देवगन में दिखाई दी। अजय की आंखों के लोग दीवाने थे, देखने का वो अंदाज जो 1 मिनट में सामने वाले के वजूद को पानी बना देता था। बातें करते हुए दूसरी तरफ देखना, चाहे वो महबूबा हो या फिर कोई गैंगस्टर, अपने वजूद पर इतना भरोसा कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी भी तरह के खतरे से बेपरवाह पर उतना ही सजग। दो विरोधी बातें एक साथ रहती थीं, पर कहते हैं कि ये बातें रियल लाइफ से आई थी। एक गैंगस्टर के अंदाज को कॉपी किया गया था। इस गैंगस्टर ने कभी एक गोली भी नहीं चलाई थी। अपराध को एथिक्स से कुछ यूं मत दिया कि हर अदा पर लोग न्योछावर होने लगते थे। इमरजेंसी में जेल भी गया था और जेपी के कहने पर रास्ता ही बदला। एक ऐसा गैंगस्टर जिसकी शराफत मोह लेती थी, जिसने बॉलीवुड के नायकों को नया रास्ता दिया। हैदर मस्तान मिर्जा। 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुडलोर में जन्म हुआ था हैदर का। पिता गरीब किसान थे, पैसे नहीं थे घर में, बड़ी मुश्किल से काम चलता था। इतना मुश्किल था कि घर छोड़कर कहीं कमाई करने भी नहीं जा सकते थे। फिर एक वक्त आया कि घर में खाना बनना बंद हो गया। ये 1934 था। पिता ने तय किया कि अब बंबई चलेंगे। आ तो गए पर काम नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने क्रॉफर्ड मार्केट के पास बंगाली टोला में साइकिल पंचर बनाने की दुकान खोल ली। मस्तान पिता के साथ बैठा देखता रहता। जिंदगी के दो ध्रुव, एक तरफ बंबई की आलीशान भव्यता जिसकी किस्मत रंग बिरंगी कूचियों से लिखी होती है, दूसरी तरफ गरीबी की बदनसीबी जिसमें पन्ने सादे छोड़ दिए जाते हैं। कूची खोजने की जरूरत होती है। उस वक्त हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां, गहने, इन सब चीजों की तस्करी होती थी। क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ बनता नहीं था, लीगल तरीके से मंगाने पर टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता था, तो तस्करी का रास्ता निकाल लिया गया था। लगभग 12 साल बाद मस्तान की मुलाकात हुई गुजरात के कुख्यात तस्कर सुकुर नारायण बखिया से। अब दोनों की खूब जमी। तब तक फिलिप्स के ट्रांजिस्टर भी आ चुके थे। अब तस्करी और बढ़ गई। सोचिए कि घड़ी, रेडियो की तस्करी होती थी। उस वक्त शादियों में यही दहेज में भी चलता था। पैसा खूब मिला। कुली मस्तान अब मस्तान भाई बन गया था। ऐसा नहीं था कि और भाई लोग नहीं निकले थे वहां पर। वरदराजन मुदलियार भी निकले थे, जिन पर राम गोपाल वर्मा फिल्म बना रहे हैं। और भी कई लोग थे, पर मस्तान वाली बात नहीं थी किसी में, क्योंकि मस्तान के पास सिर्फ तस्करी नहीं थी। मस्तान के पास तरीका था बोलने का, बात करने का, देखने का और वादे पूरे करने का, इंसानी फितरत को भांपने का, कुछ जगहों पर एथिक्स मेंटेन करने का, छिछोरापन नहीं करने, कत्ल नहीं करने का और अपनी इज्जत जानने का, इस नायाब तरीके के अपराध को काम मानने का। करीम लाला। दोस्तों करीम लाला पठान था और अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में 1911 में पैदा हुआ था। उसका प्रभाव इसी से पता चलता है कि खुद हाजी मस्तान उसे असली डॉन कहा करता था। मुंबई की तस्करी समेत कई गैर कानूनी धंधों में उसके नाम की तूती बोलती थी। 21 साल की उम्र में करीम पेशावर के रास्ते मुंबई पहुंचा और यहाँ पर उसने अपना धंधा शुरू किया। 1940 तक वो तस्करी के काम में जम चुका था। फिर उसने जुए और दारू के अड्डे भी कई जगह खोल लिए। करीम को किंग के नाम से जाना जाता था। इसी वक्त में वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान भी सक्रिय थे, पर तीनों के इलाके बंटे हुए थे, इसलिए खून खराबा नहीं होता था। कहा जाता है कि करीम लाला ने दाऊद के शुरुआती दिनों में किसी क्लब में दाऊद को बहुत पीटा था। इस पिटाई में दाऊद को बहुत सी गंभीर चोटें आई थी। कहा जाता है कि हाजी मस्तान करीम लाला को असली डॉन कहा करता था। वरदराजन मुदलियार। वरदराजन मुदलियार 1926 से मद्रास प्रेसिडेंसी थूटोटकुडी में पैदा हुआ था और जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। छोटी मोटी नौकरी करने के बाद वो 1960 के दशक में 34 साल की उम्र में मुंबई चला आया और वीटी स्टेशन पर कुली का काम करना शुरू कर दिया। वहीं वो अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा और यहीं से उसकी शुरुआत हुई। उन दिनों मुंबई में हाजी मस्तान और करीम लाला का राज चलता था। वरदराजन तब गुर्गा था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने खुद का धंधा शुरू कर दिया। वरदराजन कारोबार बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए वो हाजी मस्तान से मिला। हाजी वरदराजन से प्रभावित हुआ और दोनों साथ आ गए। इसी दौरान हाजी मस्तान ने उसे करीम लाला से भी मिलवा दिया था। कुछ ही सालों में वो मुंबई में स्थापित हो गया। हत्या की सुपारी लेने से लेकर जमीन खाली कराने और ड्रग्स की तस्करी करने जैसे मामलों में मुदलियार शामिल था।
हाजी मस्तान ने उसे पूर्व और उत्तरी मध्य मुंबई की जिम्मेदारी वरदराजन मुदलियार को दे दी, जबकि दक्षिण और मध्य मुंबई का सारा काम करीम लाला संभालने लगा। मुंबई में रहने वाले तमिल समुदाय के लोग उसे मसीहा मानते थे। वो भी अपने लोगों के लिए पूरी तरह समर्पित था। सब इनके हिसाब से चल रहा था। लेकिन 80 के दशक में वरदराजन एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के कारण मुंबई छोड़कर वापस चेन्नई चला गया। 2 जनवरी 1988 को चेन्नई में माफिया वरदराजन मुदलियार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दाऊद इब्राहिम के पिता मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। उसने अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर तस्करी का धंधा शुरू किया। दाऊद के इस धंधे में आने के चलते करीम लाला के काम में दखल पड़ने लगा। करीम लाला ने 1981 में इसी झगड़े में दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या करवा दी। इसके बाद दाऊद के गैंग और करीम लाला के पठानी गैंग के बीच खूनी गैंग वॉर शुरू हो गया। भारत के सबसे बड़े अपराधियों की लिस्ट में दाऊद का नाम सबसे ऊपर है। दाऊद ने डी कंपनी की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि दाऊद कई आतंकी संगठनों का भी करीबी है। कहा जाता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का उसे संरक्षण मिला हुआ है। दाऊद की बेटी की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से हुई है। इस शादी में कई ISI के ऑफिसर भी शामिल हुए थे। दाऊद 1993 के मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड भी रहा है। कुछ दिनों पहले दिलीप वेंगसरकर ने खुलासा किया था कि दाऊद एक बार उन्हें ड्रेसिंग रूम में मिलने आया और बोला कि पाकिस्तानी टीम को बहुत ही बुरी तरह से हराना, फिर मैं भारतीय टीम के सारे खिलाड़ियों को एक कीमती कार खरीद कर दूंगा। 1986 में दाऊद के साथियों ने करीम लाला के भाई रहीम खान का कत्ल कर दिया, जिसने कभी अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले करीम लाला को तोड़ कर रख दिया। इसके बाद उसने दाऊद से दोस्ती कर ली और अपराध की दुनिया को अलविदा कह दिया। अब चूंकि वरदराजन मुदलियार 1980 में जुर्म की दुनिया को अलविदा कह चुका था, इससे पहले 1977 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से प्रभावित होकर हाजी मस्तान ने भी अपराध की दुनिया को छोड़कर सियासी दुनिया में कदम रख दिया था। निश्चित ही दाऊद सारी मुंबई में अकेला बड़ा गैंगस्टर बचता था। इनके जाने का उसे बहुत फायदा मिला। 1993 के धमाकों से पहले ही दाऊद मुंबई से दुबई चला गया। धमाकों की वजह से ही दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए। छोटा राजन भी मुंबई से मलेशिया चला गया और वहां उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। ऐसे में अभी तक अपेक्षाकृत उतने प्रभावी नहीं रहे। अरुण गवली को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिला। शब्बीर इब्राहिम कासकर। शब्बीर इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई था और इब्राहिम परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। शब्बीर और उसके छोटे भाई दाऊद ने ही मिलकर डी कंपनी की शुरुआत की थी। ये दोनों मिलकर धंधे को चलाते थे। एक विरोधी गिरोह ने शब्बीर का मर्डर कर दिया। उसकी मौत ने भारत का सबसे खूनी गैंग वॉर शुरू किया था। इससे 10 साल की अवधि में 50 अपराधी और उनके रिश्तेदारों का सफाया हो गया। अरुण गवली। जब सभी अंडरवर्ल्ड डॉन मुंबई छोड़ चुके थे, तब जुर्म के मैदान में 2 मेन खिलाड़ी बचे थे, अरुण गवली और अमर नाइक। अमर नाइक को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया और उसके भाई अश्विन नाइक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अरुण अकेला ही डॉन बचा था। हमेशा सफेद टोपी और कुर्ता पहनने वाला अरुण मुंबई की दगली चाल में रहता था। दगली चौल को उसने किले का रूप दे दिया था, जिसमें 15 फीट के दरवाजे भी थे। गवली के हथियार बंद लोग हमेशा वहां तैनात रहा करते थे। जानकार उसके गैंग में लोगों की संख्या 800 बताते हैं। गवली डैडी के नाम से मशहूर था। मुंबई के कई कारोबारी और बिल्डर कारोबार बढ़ाने में उसकी मदद लिया करते थे। गवली हफ्ता और रंगदारी भी वसूला करता था। गवली को सुपारी किंग भी कहा जाता था। मारपीट और हत्या की घटनाओं को सुपारी लेकर वो अंजाम दिया करता था। पुलिस वालों में भी उसकी अच्छी पैठ थी। यही कारण रहा कि जब उसे पकड़ा गया तो कई पुलिस वाले भी जांच के घेरे में आए। गवली ने एक दशक में कई दुश्मन जुटा लिए थे और पुलिस भी अब उस पर शिकंजा कसना चाहती थी। ऐसे में उसे बच निकलने का एक रास्ता सूझा, राजनीति में कूदना। उसने 2004 में अखिल भारतीय सेना नाम की एक पार्टी बनाई और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने कई कैंडिडेट उतारे। खुद भी उसने चिंचपोकली सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। अबू सलीम। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सराय मीर गांव में पैदा हुआ था। पिता की मौत के बाद उसने पढ़ाई छोड़कर एक मैकेनिक के यहाँ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द वो काम के लिए दिल्ली आ गया। यहाँ उसने मैकेनिक का काम करने के बाद टैक्सी चलाना शुरू किया। माली हालत न सुधर पाने के कारण 80 के दशक में वो मुंबई जाकर टैक्सी चलाने लगा। यहाँ उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लोगों से हुई, जहाँ उसने डी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही वो गैंग में आगे बढ़ गया। उसके खिलाफ पहला मामला 1988 में मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन 1991 में उसे पहली बार गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अबू सलीम दाऊद के गैंग में अपनी खास जगह बना चुका था। इसी दौरान मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसका इल्जाम दाऊद गैंग के सिर पर था। इसीलिए दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग ने दुबई में पनाह ली। अबू सलीम भी वहां पहुंच गया। फिर उसने दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के लिए काम करना शुरू कर दिया। अबू सलीम अब एक बड़ा माफिया बन चुका था। रंजिश के कारण 1998 में अबू सलीम दाऊद गैंग से अलग हो गया। बाद में दोनों की दुश्मनी गहरी हो गई। 1997 में बॉलीवुड के निर्माता गुलशन कुमार की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। बड़ा राजन। बड़ा राजन के नाम से मशहूर राजन महादेव नायर 70 से 80 के दशक में मुंबई का मशहूर डॉन था।
मुंबई में चेंबूर के तिलक नगर में पैदा और पले बढ़े बड़ा राजन ने बचपन से ही जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। एक फैक्ट्री में काम कर रहे बड़ा राजन ने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ब्रांडेड टाइपराइटर चुराकर चोर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। इसी दौरान वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जेल से छूटने के बाद से ही उसने फिल्म टिकट की ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। करीब 17 साल की उम्र में उसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई। छोटा राजन राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन 1956 में मुंबई के चेंबूर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। पढ़ाई में मन ना लगने से छोटा राजन बुरी संगत में पड़ा और जगदीश शर्मा उर्फ गुंगा के गिरोह का मेंबर बन गया। उसी वक्त चेंबूर और घाटकोपर इलाके में वर्दा भाई के सहायक और मिल मजदूर नेता रहे राजन नायर यानी कि बड़ा राजन से इसकी मुलाकात हुई। तब तक इसने सिनेमा हॉल के टिकट ब्लैक करने का धंधा शुरू कर दिया था। धीरे धीरे इसके बारे में बड़ा राजन को मालूम पड़ा। बड़ा राजन ने इसे वरदराजन मुदलियार के साथ सोने की स्मगलिंग में लगा दिया। इसी के बाद से ये बड़ा राजन का सबसे खास आदमी बन गया और गिरोह के लोग इसे छोटा राजन नाम से पुकारने लगे। 80 के दशक की शुरुआत में बड़ा राजन गिरोह सुपारी लेकर मर्डर करने लगा। तब इन दोनों को दाऊद का साथ मिल गया। छोटा शकील का असली नाम शकील बाबू मियां शेख है। फिलहाल शकील डिफेंस एरिया कराची पाकिस्तान में रह रहा है। शकील मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपियों में से एक है। उस पर हवाला, फिरौती, अपहरण, हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी का भी आरोप है। शकील को दाऊद इब्राहिम का खास आदमी माना जाता है। बॉलीवुड हस्तियों के साथ अपने संबंधों के चलते चर्चा में रहा है। बॉलीवुड की फिल्मों में यही दाऊद इब्राहिम का पैसा लगाता है। कहा जाता है कि छोटा राजन ने छोटा शकील के डर से ही खुद को गिरफ्तार कराया था। छोटा शकील का नाम देश के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।